पिछले क्लास में हम लोग डेबिट और क्रेडिट के रूल्स को बता दिए थे, ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट से भी और मॉडर्न कॉन्सेप्ट से भी। आज हम आपको बताएंगे कि जर्नल एंट्री कैसे बनाते हैं, क्योंकि हम लोगों को बनाना है बही खाता। बही खाता को ही हम लोग जर्नल एंट्री बोलते हैं। तो अकाउंट्स जब हम बनाएंगे तो जर्नल क्या होता है? जर्नल आप लोग सुने होंगे। जर्नल एक बुक का नाम है। जर्नल एक बुक का नाम है जिस बुक में लेन देन को पहली बार लिखा जाता है। जर्नल एक पुस्तक का नाम है, डायरी का नाम है। समझिए, जिस डायरी में, जिस बुक में, जिस पुस्तक में, जिस खाते में, ठीक है, जिस रजिस्टर में लेन देन को पहली बार लिखा जाता है, उस बुक को, उस डायरी को, उस रजिस्टर को क्या बोलते हैं? जर्नल बुक। इसको जर्नल बुक बोलते हैं। जर्नल का मतलब एक बुक, एक कॉपी। और अगर आप देखना चाहते हैं कि जर्नल बुक कैसा होता है तो आप जाइएगा स्टेशनरी दुकान में और मांगिएगा जर्नल बुक दे दीजिए, तो देखिएगा एक कॉपी देगा वो। उस कॉपी में जर्नल का फॉर्मेट खींचा होता है, जो हम लोग जानते हैं 5 कॉलम होता है ना, वो खींचा रहता है। बस उसमें खाली पोस्टिंग कर देना, आपको एंट्री कर देना है। तो जर्नल एक बुक है, कॉपी है, रजिस्टर है, जिसमें जर्नल के फॉर्मेट खींचे रहते हैं। तो बोलता है कि जर्नल एक ऐसा रजिस्टर है, एक ऐसा बुक है, ऐसी पुस्तक है जिसमें लेन देनों को पहली बार लिखा जाता है। जर्नल में क्या किया जाता है? लेन देनों को पहली बार लिखा जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं ओरिजिनल एंट्री। इट इज़ अ ओरिजिनल एंट्री। ओरिजिनल एंट्री का मतलब क्या हुआ? यह मूल प्रविष्टि है। मूल मतलब इसमें डुप्लीकेट नहीं चलता। रियल एंट्री यहीं पे होता है। जो लेन देन होता है ना, हम पढ़ते हैं लेन देन को कि माल बेचा, तब हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन इसके बाद लेजर जब बनाते हैं तो हम नहीं जानते क्या हुआ है। हम देखते हैं कि जर्नल बना हुआ, उसका लेजर बना देते हैं। फिर ट्रायल बनाते समय हम नहीं जानते क्या क्या हुआ होगा। हम क्या करते हैं, देखते हैं लेजर बना हुआ, उसका सीडी वीडियो उठा के ट्रायल बना देते हैं। अब फाइनल अकाउंट बनाते समय तो हम जानते भी नहीं कि किसका लेन देन है, बस उठा के वहाँ से पोस्ट कर देते हैं। इतना ही करते हैं। यानी वहाँ पे क्या हो रहा है? डुप्लीकेट हो रहा है। डुप्लीकेट का मतलब जो ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका है उसको फिर हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये हो रहा है डुप्लीकेट एंट्री। लेकिन जर्नल में आप ओरिजिनल एंट्री लिखते हैं, पहली बार लिखते हैं। यहाँ जो भी लिखते हैं सीरियल नंबर में लिखते हैं। इसको बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल नंबर। क्रोनोलॉजिकल नंबर को में लिखने का मतलब है कि जो भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है, डेट बाय डेट रिकॉर्ड किया जाता है। यानी ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्ड होते हैं, ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड डेट बाय डेट। क्या लिख दें? डेट बाय डेट ही लिख देते हैं ना। हिंदी लिखना तिथि दर तिथि बड़ा दिक्कत है। कुछ का हिंदी लिखना और मुसीबत हो जाता है। चलिए कोई बात नहीं, सब लोगों को फ़ायदा हो इसलिए लिख देते हैं। इसको डेली बुक भी बोलते हैं। इट इज़ नोन एज डेली बुक। डेली बुक क्यों? क्योंकि रोज़ लिखना पड़ेगा। लेजर रोज़ नहीं लिखना पड़ेगा। लेजर क्या करते हैं, सारा जर्नल बनाने के बाद ना बनाते हैं, तो वो डेली बनाने की जरूरत नहीं। एक बार बनता है, ट्रायल एक बार बनता है, फाइनल अकाउंट साल में एक बार बनता है। ये तो रोज़ बनता है, इसलिए इसको कौन सा बुक बोलते हैं? डेली। इसे दैनिक बही भी कहते हैं, क्योंकि डेली इसमें ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा। शायद पूछ दे इसलिए लिख दे रहे हैं। कोई दिक्कत है? यानी जर्नल एक ऐसा बुक है, आप लिखिए। अब इसका परिभाषा नीचे ऊपर तो 3 चीज़ लिख दी, अब नीचे परिभाषा लिखते हैं। जर्नल बुक रेफर्स टू दोज बुक in which transactions are recorded in first time। बोलता है जर्नल पुस्तक ऐसी बुक है या जर्नल ऐसे पुस्तक को कहते हैं जिसमें लेन देनों को पहली बार लिखा जाता है। कोई दिक्कत है? अब बताइए, जर्नल बनाने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? बोलता है द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग
जर्नल इज नोन एज, किस नाम से जानेंगे बताइए? जर्नलाइजिंग। जर्नल बनाने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? जर्नलाइजिंग। तो लिख सकते हैं जर्नल बनाने की प्रक्रिया जर्नलाइजिंग कहलाती है। कोई दिक्कत है? अब बताइए फॉर्मेट ऑफ जर्नल। जर्नल में कितने कॉलम होते हैं? जर्नल में 5 कॉलम होते हैं। छोटा सा हम लोग फॉर्मेट लिख लेते हैं। यहाँ डेट होता है, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन लिखते हैं हम लोग। यहाँ पार्टिकुलर लिखते हैं, पूरा डिटेल यहीं पे लिखेंगे, विवरण जिसको बोलते हैं। यहाँ LF होता है, लेजर फोलियो उसको बोलते हैं। लेजर का फाइल नंबर लिखते हैं। यहाँ डेबिट का रुपीज़ लिखते हैं और यहाँ पे क्रेडिट का रुपीज़ लिखते हैं। किसी कॉलम में कोई दिक्कत है? LF का मतलब लेजर फोलियो का मतलब क्या होता है कि जब हम लोग जर्नल से लेजर बनाते हैं ना तो फाइल नंबर लिखते हैं। अब सोचिए कि अगर 1,000 जर्नल है आपके पास, तो 1,000 जर्नल को आप किस लेजर में कहाँ पे रखे हैं। जैसे कोई CA आया और पूछा कि ये जो जर्नल आप हमको दिखा रहे हो ना, इसका लेजर कहाँ पे हमको दिखाओ, तो आप कैसे बता पाओगे? 1,000 लेन देन है, उसको अलग अलग फाइल में आप लेजर शिफ्ट किए होंगे, क्योंकि हर लेजर नए नाम का लेजर अलग ना बनता है, एक नाम का लेजर एक ही बार बनता है। तो सोचिए 1,000 लेन देन में कितना नाम आया होगा। जितना नाम आएगा उतना लेजर बना होगा। जैसे 2 लेन देन मारते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स और परचेज अकाउंट डेबिट टू रमेश, तो यहाँ 4 लेजर बनेगा, एक कैश का, एक सेल्स का, परचेज का, रमेश का। तो इस तरह से कितने नए नाम आए होंगे 1,000 लेन देन में, तो उतना लेजर बना होगा। कहाँ ढूंढेंगे? कौन सा फाइल में, कौन रजिस्टर, कितना कॉपी ख़त्म हो गया होगा। तो यहाँ पे क्या करना होता है आपको, रजिस्टर नंबर, जैसे मान लीजिए कि 5वें नंबर रजिस्टर में इसका बना हुआ है, तो यहाँ लिख देंगे R5 और उसका पेज नंबर 30 लिख देंगे। इसका मतलब है कि रजिस्टर नंबर 5 का पेज नंबर 30 में इसका लेजर आपको मिल जाएगा। तो जब भी CA मांगेगा सीधा रजिस्टर 5 निकालेंगे, पेज नंबर 30 निकालेंगे, पकड़ा देंगे, लीजिए सर देख लीजिए। तो ये है लेजर फॉर फाइल नंबर्स। अब इस जगह पे क्या लिखा जाता है? अब ये ख़त्म हो गया है। अगर कंप्यूटर अकाउंटिंग की बात करें तो LF नहीं आता वहाँ पे रेफरेंस नंबर आता है। अभी आप लोग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं ना, तो वहाँ देखिएगा रेफरेंस नंबर दिखता है, क्योंकि अब लेजर नंबर नहीं, रेफरेंस नंबर। कैसे पता? अच्छा, अमेजन को कोई पेमेंट किया, अब हम पेमेंट किए डिलीवरी के लिए और पेमेंट सक्सेस नहीं हुआ, ठीक है, मेरे पास से कट गया और उसके पास पहुंचा नहीं, बीच में मान लीजिए किसी टेक्निकल इशू के कारण रुक गया, तो कैसे अमेजन कंफर्म करेगा? उसका सिस्टम में दिखा दिया कि पेमेंट एक्सेस हो गया, तो हमको तो डिलीवरी मिल गया, बट उसके पास गया कि नहीं गया, फंस गया मामला, तो कैसे वो एक्सेस करेगा? वो रेफरेंस नंबर से ही पकड़ लेगा कि आपका ट्रांजैक्शन का पेमेंट आया था या नहीं आया था। एक पेमेंट को चेक करेगा। सोचिए हम लोग छोटा सा पेमेंट लेते हैं, 2-3 लोग एक दिन में पेमेंट करते हैं, चाहे 10 लोग पेमेंट करते हैं तो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। अमेजन को तो देश भर से पेमेंट कितना जाता होगा, कैसे उसको मालूम कि डिलीवरी का पेमेंट आ गया कि नहीं आ गया? तो वो रेफरेंस नंबर के जरिए चेक कर लेता है, वेरीफाई कर लेता है, तुरंत वेरीफाई किया, सक्सेस हो गया। यानी ऑटो वेरिफिकेशन उसके पास है, ऑटोमेटिक वेरीफाई कर लेता है कि पेमेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो उसके लिए हम लोग LF का इस्तेमाल करते हैं। बाकी तो सब जान रहे हैं कितने कॉलम होंगे, 5 कॉलम होते हैं। अब हम लोग चलते हैं, जर्नल बनाने से पहले कुछ ट्रांजेक्शन्स का जर्नल हम लोग कन्फर्म कर लें, क्योंकि जो ट्रांजेक्शन सबसे ज़्यादा रिपीट करता है बिजनेस में, उसका जर्नल हम लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर कर लेना चाहिए। तो कुछ जर्नल हम आपको यहाँ पे बना के दिखा दे रहे हैं, क्वेश्चन नहीं बना रहे, सिर्फ जर्नल लिख देंगे। जैसे सबसे ज़्यादा जर्नल जो तंग करता है वो परचेज और सेल का होता है, क्योंकि एक बिजनेसमैन सबसे ज़्यादा माल खरीदता है और बेचता है। रेंट तो महीना में एक ही बार ना देगा, रेंट का अगर एंट्री हो तो महीना में एक बार रेंट देगा, सैलरी स्टाफ को एक बार देगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल एक बार देगा। लेकिन परचेज और सेल तो उसका रोज़ का धंधा है, कितने को बेचना है, कितने से खरीदना है। तो चलिए परचेज और सेल का एंट्री क्लियर कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एंट्री करते हैं परचेज का क्लियर। और ध्यान दीजिएगा, परचेज शब्द कब इस्तेमाल करते हैं? जब हम लोग गुड्स परचेज करते हैं। यहाँ लिख देते हैं द टर्म परचेज इज यूज्ड फॉर गुड्स परचेज। ध्यान दीजिएगा, अगर आप गुड्स खरीदते हैं ना, तो जर्नल बनाते समय आप वर्ड यूज़ करेंगे परचेज, और गुड्स को छोड़ के कुछ भी खरीदते हैं तो उसका नाम लिखेंगे। जैसे मशीनरी खरीदेंगे तो मशीनरी नाम लिखेंगे, लेकिन अगर गुड्स खरीदेंगे तो परचेज नाम लिखेंगे। बात समझे? गुड्स को छोड़ के कुछ भी, जैसे फर्नीचर खरीदे तो आप देखिएगा एंट्री में आप फर्नीचर लिखते होंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। मशीनरी खरीदे तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। लेकिन जैसे गुड्स खरीदते हैं वो एंट्री गुड्स नहीं लिखते हैं हम लोग, वहाँ पे क्या कौन सा टर्म यूज़ करते हैं? परचेज वर्ड
जबकि आप कर सकते थे गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैश, लेकिन आप गुड्स नहीं लिखते हैं, गुड्स के जगह पे कौन सा शब्द लिखते हैं, परचेज, क्योंकि ये लिखा है द टर्म परचेज इज यूज फॉर गुड्स परचेज। जब भी हम गुड्स परचेज करेंगे उस जगह पे कौन सा टर्म यूज करेंगे, परचेज। तो यहाँ लिख दिए क्रय शब्द, हाँ जिसका फर्नीचर का दुकान है उसके लिए गुड्स फर्नीचर ही तो होगा। क्रय शब्द का प्रयोग वो भी क्लियर कर देते हैं। माल खरीदने के लिए किया जाता है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, गुड्स का मतलब क्या, गुड्स का मतलब क्या होता है, जिसमें आप बिजनेस डीलिंग करते हैं, ठीक है। गुड्स मीन्स, गुड्स रेफर्स टू दोज आइटम in which business deals। माल ऐसी मद है जिसमें व्यवसाय में लेन देन होता है। अगर मान लीजिए फर्नीचर का बिजनेसमैन है तो फर्नीचर उसके लिए गुड्स होगा, जिसमें उसका डीलिंग होता है उसके लिए गुड्स है। कंप्यूटर का बिजनेसमैन के लिए कंप्यूटर गुड्स, कपड़े के बिजनेसमैन के लिए कपड़ा गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक दुकान के लिए इलेक्ट्रॉनिक आइटम गुड्स। तो जो जिसका बिजनेस डील करता है वो उसको क्या मानता है, गुड्स मानता है। और जब हम गुड्स परचेज करेंगे तभी हम कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे, परचेज। इसके अलावा कुछ भी परचेज करेंगे तो उसका नाम लिखेंगे, इसके अलावा कुछ भी परचेज करेंगे तो उसका नाम लिखेंगे। अब सवाल ये है कि परचेज का एंट्री कितने तरह का होता है, तो बताइए यहाँ पे फिर लिख रहे हैं परचेज कितने तरह के होता है, टाइप्स ऑफ परचेज बताइए कितने तरह से खरीदते हैं। दो तरह से हम लोग खरीदते हैं, सब जानते हैं, कैश परचेज, नगद नहीं खरीदते हैं, नगद क्रय, और दूसरा क्रेडिट। और कोई तरीका खरीदने का, एक है कैश खरीदते हैं, दूसरा क्या है, क्रेडिट खरीदते हैं, और दोनों को जोड़ देंगे टोटल परचेज निकल जाएगा। अब ये ध्यान दीजिए कि कैश खरीदते हैं, ये क्वेश्चन में हम कैसे पहचानेंगे, ट्रांजैक्शन अगर दिया रहेगा तो कैसे पहचानेंगे कि आप कैश खरीदें या क्रेडिट खरीदें। तो जब कैश खरीदते हैं तो तीन तरह का ट्रांजैक्शन रह सकता है, लिखा रह सकता है परचेज गुड्स, परचेज गुड्स मतलब माल खरीदा। अगर परचेज गुड्स लिखा है तो समझ आएगा कैश परचेज है, क्योंकि कुछ भी नोटिफाई नहीं किया, सिर्फ लिखा परचेज गुड्स, तो कुछ कंफर्म ना हो तो हम लोग मानते हैं कैश में। या आपके क्वेश्चन में ये भी लिखा रह सकता है परचेज गुड्स फॉर कैश। अब इसके लिए तो कुछ समझाने की जरूरत है, ये तो स्पेशली लिख दिया है कैश में, तो ये तो पकड़ लेंगे कोई भी। परचेज गुड्स रहेगा तो भी कैश मानेंगे, परचेज गुड्स फॉर कैश रहेगा तो भी कैश मानेंगे। और ऐसा भी रह सकता है परचेज गुड्स फ्रॉम रमेश फॉर कैश, रमेश से हम लोग कैश में सामान खरीद रहे हैं, ये तो दोनों कैश लिखा हुआ है तो इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। ये बात याद रखना है कि अगर कुछ भी कंफर्म ना हो तो कैश ही परचेज मानेंगे। अब अगर कैश परचेज करेंगे तो इसका एंट्री क्या बनाएंगे जानते हैं, परचेज ऑलवेज डेबिट होगा, क्योंकि परचेज करेंगे तो स्टॉक आएगा ना आपके पास। जब भी परचेज करेंगे तो स्टॉक बढ़ेगा, और स्टॉक हमारा एसेट होता है, हम लोग जानते हैं कि एसेट डेबिट बैलेंस रखता है, डेबिट बैलेंस बढ़ेगा तो डेबिट कर देंगे। तो जब भी परचेज करेंगे स्टॉक बढ़ेगा, तो एकदम नो डाउट परचेज को डेबिट कर दीजिएगा। अब सवाल है कि अगर कैश में परचेज करेंगे तो कैश घट जाएगा ना, तो कैश हमारा एसेट्स होता है, और क्या पता है जो एसेट बढ़ता है उसको डेबिट कीजिए, जो एसेट घटता है उसको क्रेडिट कीजिए। तो यहाँ मेरे पास स्टॉक बढ़ रहा है, बट हम लोग जानते हैं कि स्टॉक खरीदते हैं यानी गुड्स खरीदते हैं तो कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, परचेज, इसलिए परचेज लिखे और कैश घट जाएगा। क्रेडिट परचेज कैसे पहचानेंगे, तो क्रेडिट परचेज पहचाने का सिर्फ एक ही तरीका है, एक ही तरीका वहाँ दिया रह सकता है। क्या दिया रहेगा, लिखा रहेगा परचेज गुड्स फ्रॉम राम, नाम दिया रहेगा पार्टी का, देखिए खुद लिख दिया कि राम से माल खरीदें। अच्छा एक बात बताइए, अगर हम लोग खुद दुकान में जाते हैं, जब बच्चे थे तो पापा का एक खाता चलता था वहाँ पे, तो पूछता था दुकानदार कि ये जो सामान आप लेके जा रहे हो ये खाते में चढ़ा दें या कैश दे दोगे। खाते में चढ़ाने मतलब उधार। तो जब भी नाम कहीं पार्टी का दिया रहे कि उसके नाम पर चढ़ाना हो मतलब खाते में चढ़ाना। राम के नाम पर अगर हम चढ़ा रहे हैं इसका मतलब राम पैसा तो नहीं दिया होगा। तो जब भी किसी को
ट्रांजैक्शन में पार्टी का नाम दिया हुआ है और कैश के बारे में कहीं कोई जानकारी नहीं है, तब हम मानेंगे वो कौन सा ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। देखिए यहाँ पे भी पार्टी का नाम है रमेश, बट साथ ही साथ क्या लिखा है, कैश, तो इसको हम कैश माने। और अगर पार्टी का नाम दिया हुआ है और कैश के बारे में कोई जानकारी नहीं है तो हम लोग मानेंगे वो कौन सा ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट। और इसको क्रेडिट ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करेंगे, तो एंट्री तो सेम होगा। परचेज करेंगे तो सर उधार खरीदे या नगद खरीदे, सामान तो आ रहा है अपने पास, तो परचेज तो डेबिट होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। सामान तो आएगा, नगद ऐसा नहीं कि उधार खरीदते सामान नहीं आता, उधार खरीदेंगे या नगद खरीदेंगे सामान आएगा। बट नगद खरीदते थे तो पैसा जाता था, उधार खरीदने में अभी तो पैसा नहीं जाएगा, तो क्या होगा जानते हैं, क्रेडिटर बढ़ जाएगा, लायबिलिटी बढ़ जाएगा, जिसका नाम क्या है, क्रेडिटर, लेनदार। नाम लिख दीजिएगा ना यहाँ पे, यहाँ नेम लिख दीजिएगा, कौन यहाँ क्रेडिटर होगा अगर इस क्वेश्चन को लेंगे तो राम, तो लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू राम। अब हम श्याम से खरीदेंगे तो परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम, मोहन से खरीदेंगे तो परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन, सोहन से खरीदेंगे तो परचेज अकाउंट डेबिट टू सोहन। कोई कन्फ्यूजन, यह है कैश और क्रेडिट परचेज करने का, कभी दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसलिए हम बहुत अच्छे से एक एक करके सारे चीज़ को समझा देंगे, जर्नल में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, जितना न्यूमेरिकल आपको मिलेगा सब बना लेंगे आप, इसको सिर्फ प्रैक्टिस करना है। अब इसके बाद सेल्स का बताते हैं, फिर बैंकिंग ट्रांजैक्शन बताएंगे, फिर स्पेशल ट्रांजैक्शन बताएंगे, सारे ट्रांजैक्शंस बता देंगे। अब हम लोग सेल्स देखेंगे, सेल्स का एंट्री क्या करेंगे, तो पहले सेल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। सेल्स मतलब विक्रय। अब बताइए सेल्स वर्ड कब यूज करेंगे, तो फिर वही लिख सकते हैं, द टर्म सेल्स इज यूज्ड फॉर गुड्स सोल्ड, माल बेचने पर विक्रय शब्द का प्रयोग किया जाएगा। कोई दिक्कत है, माल बेचेंगे तो कौन सा टर्म वर्ड यूज करेंगे, सेल्स। अब बताइए सेल्स कितने तरह का होता है, टाइप्स ऑफ सेल्स, दो तरह का, जो अभी हम बता रहे थे, दो ही तरह से ना बेचते हैं, या तो कैश, तो बताइए कैश सेल्स करेंगे तो कैसे पहचानेंगे, तो नगद बिक्री 3 तरीके से पहचानते हैं। इसका पहला तरीका होगा, लिखा रहेगा कैश सेल्स, ठीक है, या लिखा रहेगा सोल्ड गुड्स, या लिखा रहेगा सोल्ड गुड्स फॉर कैश, नगद के लिए माल बेचा है ना। पहला होता है नगद बेचा, माल बेचा, नगद के लिए माल बेचा, और लिखा रहेगा सोल्ड गुड्स टू रमेश फॉर कैश। देखिए लिखा है रमेश को नगद माल बेचा, इस चारों का मतलब होगा कैश सेल। और कैश सेल करेंगे तो क्या होता होगा बताइए, तो कैश अपना बढ़ता होगा ना, जब आप बेचते हैं तो पैसा आता है ना, और स्टॉक घटता है, और स्टॉक घटेगा तो उसको उस जगह पे क्या वर्ड यूज़ करते हैं, सेल्स। तो यहाँ तो खुद लिखे कि जब हमारा माल घट जाएगा तो सेल्स, माल के लिए सेल्स यूज करके, और माल को ही हम लोग स्टॉक बोलते हैं। स्टॉक घटेगा तो सीधा क्रेडिट में, क्यों सेल्स क्रेडिट क्यों किया, पूछ देगा कि क्यों क्रेडिट किया, क्या लॉजिक था। तो मेरा स्टॉक घट रहा था ना, स्टॉक हमारा एसेट्स होता है, एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, और आपको बताया था कि जो डेबिट वाला घटेगा तो क्रेडिट कर देंगे, तो इसलिए यहाँ क्रेडिट हुआ है। कोई दिक्कत है, और नहीं तो अगर प्रूव करने बोलिएगा ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट से तो कोई नहीं कर सकता, हम भी नहीं कर सकते, ट्रेडिशनल से मुश्किल है, ट्रेडिशनल से आप इसको प्रूव नहीं कर सकते, हम भी नहीं कर सकते। इसको मॉडर्न से ही प्रूव कर सकते हैं कि सेल्स क्रेडिट इसलिए जा रहा है क्योंकि सेल करने से मेरा स्टॉक क्या हो रहा है, घट रहा है। स्टॉक हमारा एसेट होता है, और एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, डेबिट वाला बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, घटता है तो क्रेडिट करते हैं, इसलिए घट रहा है तो यहाँ क्रेडिट कर दिए। अब क्रेडिट सेल कैसे पहचानेंगे, क्रेडिट सेल उधार बिक्री कैसे पहचानेंगे, कैसे, तो उधार बिक्री में कहीं किसी ना किसी पार्टी का नाम दिया रहेगा, तो लिखा रहेगा सोल्ड गुड्स टू रमेश। देखिए कहीं भी कैश मेंशन नहीं, यहाँ भी है एक सोल्ड गुड्स टू रमेश, बट यहाँ कैश लिखा हुआ है, यहाँ कहीं कैश नहीं। इसका मतलब रमेश को माल बेचा, तो जब पार्टी का नाम दिया रहता है तो हम लोग क्रेडिट मानते हैं, और क्रेडिट जब हम लोग करेंगे तो उसका जर्नल बनाएंगे डेटर, जिसको हम बेचते हैं ना उधार में, वो मेरे लिए क्या बनता है,
डेटर जो बेचते हैं जिसको देनदार बन जाता है, तो करेंगे डेटर अकाउंट डेबिट, और टू क्या हो जाएगा सेल्स। ऐसा क्यों हुआ तो बताइए, उधार बेचने से मेरा देनदार बढ़ता है, डेटर्स बढ़ता है। डेटर मेरा एसेट होता है, जिससे पैसा लेना है ना, उधार अगर हम इनको बेचेंगे तो इनसे पैसा लेना है, तो जिससे पैसा लेना हो मेरे लिए एसेट होगा। अब बताइए, अभी तक मेरा कोई मार्केट में उधार नहीं था, लेकिन 40,000 का इनको बेच दिए, तब 40,000 इनसे हमको लेना है, यानी मेरा एसेट बढ़ गया 40,000 का उधारी, जिसको डेटर्स बोलते हैं। तो हम लोग जानते हैं डेटर एसेट होता है, एसेट डेबिट बैलेंस रखता है, बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट। तो ये डेटर मेरा बढ़ गया इसलिए हम लोग डेबिट कर दिए, और स्टॉक मेरा घट गया इसलिए सेल्स को क्रेडिट कर दिया। यही लॉजिक है। अब ध्यान ये देना है कि रिटर्न भी एक होता है, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न। तो अगर परचेज किया हुआ गुड्स रिटर्न करेंगे तो यहाँ लिख देते हैं फॉर परचेज रिटर्न। क्रय वापसी के लिए अगर परचेज किया हुआ गुड्स रिटर्न करेंगे तो क्या एंट्री बनाएंगे बताइए। तो बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा, कभी भी याद रखिएगा, रिटर्न वही होता है जो क्रेडिट में परचेज होता है। कैश परचेज बहुत कम रिटर्न होता है, क्योंकि जब आप खुद इस मार्केट में जाते हैं, सामान खरीदिए और पैसा दे दीजिए तो रिटर्न नहीं होगा, एक्सचेंज हो जाएगा। नगद पैसा दे दिए हाथ में, बिजनेसमैन के हाथ पैसा आ गया तो वो एक्सचेंज करेगा, रिटर्न नहीं करेगा, बोलेगा सामान रखिए दूसरा ले जाइए, रिटर्न नहीं। लेकिन अगर पैसा नहीं दिए हैं आप, तो सब मानने को तैयार है ना। अब हम किसी को पैसा नहीं दिए, उधार में सामान लेकर आए और बहुत ऐंठ रहा है, नहीं हम वापस लेंगे, ठीक है कोई बात नहीं, आना तो हम भी पैसा देंगे, क्या सामान लेके घर चले जाएंगे, पैसा नहीं देंगे। तो जानता है कि पैसा उधार है तो चुपचाप रिटर्न ले लेने में भलाई है। इसलिए उधार वाला मैक्सिमम रिटर्न जाता है, कैश वाला नहीं जाता। कैश वाला वो रिप्लेस करेगा, रिप्लेस कर देगा, लेकिन रिटर्न नहीं लेगा। तो यहाँ अगर परचेज रिटर्न ऐसा हो जाता है तो हम लोग क्या करेंगे, तो परचेज रिटर्न क्रेडिट में जाएगा। परचेज डेबिट होता है ना, तो उसका रिटर्न क्रेडिट जाएगा। परचेज डेबिट होता है तो रिटर्न क्या होगा, क्रेडिट। उल्टा करेंगे तभी तो माइनस होगा ना उसमें। तो परचेज रिटर्न क्रेडिट होगा, तो यहाँ पे नाम लिख दीजिएगा कि जो हमको रिटर्न कर रहा है, तो यहाँ नाम लिख देंगे। मान लीजिए रमेश हमको रिटर्न कर रहा है तो नेम लिख देंगे, या अगर कैश में ही रिटर्न हो रहा है तो यहाँ पे क्या वर्ड यूज़ कर देंगे, कैश टू परचेज रिटर्न। कोई दिक्कत किसी को? अगर कैश, चूँकि मान ली हो सकता है जैसे अमेजन वगैरह क्या करता है, ये तो ठीक देता है कि सामान ले लीजिए फिर रिटर्न कर दीजिए। अब हम रिटर्न कर दिए तो हमको पैसा देता है कि नहीं। अब वो कैसे देता है पैसा, कैश में नहीं देता, वो बैंक में देता है। तो यहाँ बैंक भी तो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं। वो हमको बैंक अकाउंट में पैसा देता है, अब परचेज रिटर्न के नाम से मेरे खाते को कम कर दिया कि भाई चलिए इतना स्टॉक हमारा वापस आ गया। तो ये एक तरीका है कि बैंक से अगर पैसा आपको मिलेगा तो बैंक कर दीजिए, कैश में पैसा मिलेगा तो कैश कर दीजिए, और नहीं तो आप नाम लिख सकते हैं। अगर उधार वाला है तो नाम लिख दीजिए, उसके नाम पर करके और कम कर दीजिए। क्यों यहाँ पे डेबिट कर रहे हैं, नाम जानते हैं? क्योंकि जब आप परचेस कर रहे थे तो क्रेडिटर के नाम को क्रेडिट कर रहे थे। ध्यान दीजिएगा, हम इनसे खरीदे 1 लाख का, तो इनके नाम को हम 1 लाख से क्रेडिट कर दिए। हमको लगा इनका 1 लाख का लायबिलिटी मेरा बन गया। अब 1 लाख में 20,000 हम इनको वापस कर दे रहे हैं, तो मेरा लायबिलिटी 1 लाख नहीं बनेगा, 80,000 हो जाएगा। कैसे 80,000 होगा, 20,000 से इनके नाम को फिर डेबिट मार देंगे। तो क्रेडिट में है इनका नाम 1 लाख और डेबिट में है 20,000, तो जब बैलेंस करेंगे तो कितना बचेगा, 80,000। यही बात यहाँ ध्यान देना आपको। और फॉर सेल्स रिटर्न, विक्रय वापसी के लिए क्या होगा, तो विक्रय वापसी के लिए सेल्स रिटर्न को हम लोग कर देंगे डेबिट। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू बैंक लिख सकते हैं, नेम लिख सकते हैं और कैश लिख सकते हैं। बैंक लिख सकते हैं, नेम लिख सकते हैं और कैश लिख सकते हैं। ये सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न। तो आज हम लोग परचेज और सेल्स का पूरा कॉन्सेप्ट देख लिए कि परचेज का एंट्री क्या करेंगे, सेल्स का एंट्री क्या करेंगे, परचेज रिटर्न का क्या करेंगे, सेल्स रिटर्न का क्या करेंगे। पूरे कॉन्सेप्ट को हम लोग डिस्कस कर लिए। अब इसके साथ बहुत सारा एंट्री है, जैसे स्पेशल ट्रांजेक्शन है, बैंकिंग ट्रांजेक्शन है, बहुत सारा है। सोचिए एक खाते से अभी हम लोग देख रहे थे, अगर रेंट पेड करता है कोई आदमी फ़ोनपे से, फ़ोनपे पेमेंट मार दिया तो क्या एंट्री बनेगा। अगर हम लोग यहाँ दे कि पेड रेंट जी, और क्या फ़ोनपे दे, गूगल पे, किसी से भी 1,000 का रेंट अगर हमको दे दिया तो हम पेड कर रहे हैं, हम पेड कर रहे हैं। अगर हम किराया दे रहे हैं, फ़ोनपे से रेंट पेड कर रहे हैं, तो रेंट तो मेरे लिए खर्चा है ना, और खर्चा को हम लोग क्या करते हैं, डेबिट। जितने एक्सपेंसेस होते हैं वो डेबिट बैलेंस होते हैं। और हम जानते हैं कि रेंट पे करेंगे तो मेरा और खर्च बढ़ेगा, और जहाँ डेबिट बैलेंस बढ़ता है वो डेबिट होता है, तो डेबिट कर दिया। इसके बदले में हम लोग क्या पेमेंट करेंगे, फ़ोनपे से किए या किसी से भी किए, घटा तो आपका बैंक ही ना। क्या घट गया, बैंक। कैश तो नहीं घटा, बैंक घट गया। उसके लिए हम लोग बैंक मेंशन कर देंगे।
तो ऐसे बहुत सारे ट्रांजेक्शन है जिसको समझने की ज़रूरत है कि आखिर क्या रिकॉर्डिंग यहाँ पे होगा। बहुत बार कन्फ्यूजन हो जाता है कि यहाँ पे क्या रिकॉर्डिंग होना चाहिए। और आप लोगों को इसका जो PDF मिलेगा, डबल एंट्री सिस्टम हम पढ़ा रहे हैं आपको, तो इसका जो PDF मिलेगा, अभी स्टडी मटेरियल में PDF मिलेगा, वहाँ पे आपको क्लासीफाई करना होगा। कुछ नाम दिए रहेंगे और आपको चुनने के लिए दिया रहेगा कि कौन पर्सनल अकाउंट में आता है, कौन रियल अकाउंट में आता है, कौन नॉमिनल अकाउंट में आता है, उसको चुनना है आपको। उसके बाद आपको ये चुनने को मिलेगा कि किसको कैश सेल बोलेंगे, किसको क्रेडिट सेल बोलेंगे, किसको कैश परचेज बोलेंगे, किसको क्रेडिट परचेज बोलेंगे। फिर उसके एंट्री को चुनने मिलेगा कि एंट्री कौन कौन से है। तो जितने आपके पास स्टडी मटेरियल में क्वेश्चंस दिए होंगे, स्टडी मटेरियल में भी क्वेश्चन आपके पास रहेगा, तो वो जितने क्वेश्चन दिए रहेंगे उसको आपको बनाना है। जितना ज़्यादा क्वेश्चन आप बनाएंगे उतना ही आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा लेवल बढ़ेगा, और उसी से टेस्ट हम लोग मिक्स करके लेंगे। और टेस्ट में हम आपसे जनरल ही पूछ से देंगे। जैसे इसमें क्या पूछ सकते हैं, हम पूछ ये पूरा लिख देंगे, पेड रेंट बाई फोन पे, तो डेबिट में क्या होगा, सिंपल, जिनको पता है तुरंत बताते हैं। रेंट क्रेडिट में क्या होगा, कौन सा खाता से क्रेडिट होगा, कौन सा खाता डेबिट होगा। अगर हम लोग परचेज रिटर्न करते हैं तो कौन सा खाता क्रेडिट में जाएगा, तो परचेज रिटर्न करेंगे तो परचेज रिटर्न क्रेडिट में जाएगा। सेल्स रिटर्न में कौन सा खाता क्रेडिट में जाएगा, तो बैंक क्रेडिट में, नेम क्रेडिट में, कैश क्रेडिट में। ये चीज़ आपको समझना है। और अगर ये कमांड आपका हो गया तो समझिए आप जर्नल के मास्टर हो गए। और वही करना है आपको। जर्नल में पूरा कमांड जब तक नहीं होगा तब तक फ़ायदा नहीं है।